वेलकम इन जेसीसी। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर है। और थ्रस्ट क्या होता था? नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो हमने देखा था, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या करता है, फोर्स लगाता है, तो उसको एफ इक्वल टू एम जी से भी डिनोट करते थे। फिर देन हम फोर्स को एज अ वेट से भी दिखाते थे। ठीक है। इसके बाद जैसे प्रेशर क्या होता था? प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया का होता था। ये हमें क्लास 8 में भी पढ़ा प्रेशर के बारे में। फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो हम कंसर्न करते हैं उस केस में हम फोर्स पर यूनिट एरिया से उसको डिफाइन करते थे। फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाता था? प्रेशर कहलाता था। इसके बाद आप देखोगे जो थ्रस्ट का हमने यहाँ फॉर्मूला भी दिखा रखा है, इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ हमारा वेट के टर्म में दे रखा है, और प्रेशर हमारा फोर्स अपन में एरिया। ठीक। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में क्या है हमारा, कैसे लगता है, कैसे फॉर्मूले में अप्लाई होता है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है। एक तो हमारा वर्टिकल केस है, और सेकंड जो है हमारा हॉरिजेंटल प्लेस्ड है किसी एक सरफेस पे। तो आप क्या देखोगे कि जो वर्टिकल है उसका जो एरिया है वो हमारा A1 गिवन है, और इसका जो हॉरिजेंटल है उसका एरिया हमें A2 गिवन है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर करा हुआ है कि जो हमारा A1 एरिया है वो 0.2 मीटर स्क्वायर है, और A2 जो है हमारा 0.4 मीटर स्क्वायर है। और जो हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट है, बट इसका जो हम कह सकते हैं पोजीशन चेंज करेंगे, जिसकी वजह से इसका क्या है, एरिया चेंज हो गया है। पर्टिकुलरली हमारा जो फर्स्ट कंडीशन में जो इसका एरिया था वो A1 था, क्योंकि इसका ये जो वर्टिकल करने पे ये वाला फेस हमारा टच में आ रहा था, और जैसे ही इसको हमने हॉरिजेंटल किया तो इसका ये वाला फेस हमारा अपन सेकंड साइड वाला फेस टच में आ रहा है, तो इसका एरिया A2 हो जाता है। तो यहाँ जनरली हम यहाँ देख सकते हैं कि जो A2 केसेस में जो हमारा एरिया है वो ग्रेटर देन है किससे? A1 से। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली टर्म फार्मूला लगा के, जो हमारे पास हमने प्रेशर का जो फार्मूला पढ़ा था उसको यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ हम देखेंगे कि किस कंडीशन में हमारा प्रेशर ज़्यादा है और क्यों है। सपोज़ हमारा जो A2 हमारा ग्रेटर देन था A1 से, तो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का जो वेट हमने कांस्टेंट माना हुआ था, जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है एम इंटू जी, इसी को हम थ्रस्ट के थ्रू जानते हैं। ठीक। इसके बाद हमारे पास जो एरिया A1 और A2 हमारे पास दो एरिया थे। ठीक है। इसमें आप देखोगे क्या, A2 जो एरिया है हमारा ग्रेटर है, मतलब मोर देन है किससे? A1 के कंपेयर में, तो A हमारा कम है। तो जो हमारा जहाँ पे थ्रस्ट कांस्टेंट है, जैसे हम इसमें अगर एरिया से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो P1 जो निकल के आता है वो हमारा 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P2 जो है हमारा 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आता है। इसके बाद हम यहाँ से कंक्लूजन से क्या कह सकते हैं, अब P1 का जो प्रेशर है वो ग्रेटर दैन है किससे? P2 से ग्रेटर दैन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरिया है सेकंड कंडीशन में ज़्यादा है और फर्स्ट कंडीशन में कम है। तो रिलेटिवली बात क्या निकल के आती है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इन केस ऑफ जब हमारा थ्रस्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कांस्टेंट लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अगर थ्रस्ट वेरी करेगा तो उसके हिसाब से हमारा प्रेशर भी वेरी करता है। लेकिन जब पर्टिकुलर हमने थ्रस्ट को अगर सिमिलर रखा हुआ है, देन क्या होता है कि अगर हमारा एरिया इंक्रीज होता है तो हमारा प्रेशर रिड्यूस होता है। और इसी के अपोज अगर हम ये एक बात और बोलें कि इन केस जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा एरिया उस कंडीशन में रिड्यूस होता है या कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो प्रेशर जो है किस पे करता है? एरिया पे डिपेंड करता है हमारा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। प्रेशर इन फ्लूइड का क्या मतलब होता है? फ्लूइड में क्या क्या होता है, हमारे लिक्विड या गैस आ सकते हैं, आर आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ड्यू टू देयर वेट ऑन द वॉल सरफेस एंड देयर बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लूज। क्या मतलब इस बात का कि फ्लूइड जो है जिसमें हम लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं, ये भी क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं?
हम उनकी सरफेस वॉल, मतलब कोई भी जो वेसल है उसकी वॉल की सरफेस पे और उसके बेस पे लगाते हैं। क्यों लगता है? इनके वेट के वजह से लगता है। जो पर्टिकुलर कोई भी जो हमारा लिक्विड या गैस है उसका जो भी वेट है वो क्या करता है, उसके वेसल के वॉल पे एक हमारा प्रेशर एग्जर्ट करता है। सपोज मैं ये आपको वॉल, किसी वेसल की वॉल मान लें, तो जो हमारा लिक्विड होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है इसके वॉल पे, ठीक है। इसके बाद जो इसका बॉटम वाला जो पार्ट है इस पे भी ये प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लूइड भी हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये सब किस रीजन में? जब ये क्लोज रीजन में, एनक्लोज हो, मतलब कंप्लीटली हमारा क्लोज हो, तब हम इसकी बात करते हैं एनक्लोज में। इसके बाद हमें ब्यूनेंसी फोर्स के बारे में पढ़ना था। बट व्हाट इज़ द ब्यूनेंसी फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारा किसी लिक्विड में सबमर्ज है, डूबी हुई है, तो उस पर दो तरीके के फोर्स हमारे एक्ट करते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उसको डाउनवर्ड करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, और एक जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है उसको हम ब्यूनेंसी फोर्स कहते हैं। तो हिंदी में इसको हम उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, जो अपवर्ड काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के को ऊपर ले जाने के लिए, सपोज उसको लिफ्ट करने के लिए। और ये हमेशा अपोज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक ऑब्जेक्ट देखो तो अपवर्ड हमारा ब्यूनेंसी फोर्स लगता है, और जो बॉटम की तरफ लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके ऑब्जेक्ट के वेट के वजह से लगता है। वेट इक्वल टू हमारा mg होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और अपवर्ड फोर्स क्या होते हैं हमारे पास? अपवर्ड फोर्स हमने देखा यहाँ पे एक अप थ्रस्ट लगाता है, ऊपर की ओर लगने वाला एक बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूनेंट फोर्स बोलते हैं। और बाद में इसका नाम हम ब्यूनेंसी फोर्स से भी जानते हैं। ब्यूनेंट फोर्स, ब्यूनेंसी फोर्स दोनों सेम बात होती है। इसके बाद किस कंडीशन में हमारा अगर बॉडी पे हम वेट लगते हैं, हमारे पास अपवर्ड फोर्स लगते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, जिसको अपवर्ड को हम ब्यूनेंसी फोर्स से भी देख रहे हैं। तो किस कंडीशन में हमारा बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? तो अपवर्ड फोर्स, इन केस अगर अपवर्ड फोर्स हमारा ज़्यादा हो, ठीक है, मोर हो, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो, जहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कम लग रहा है, डाउनवर्ड है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो आप यहाँ ये देखोगे कि जो बॉडी है हमारी क्या करेगी? फ्लोटिंग करेगी, तैरेगी। सपोज मैंने आपसे क्या बोला कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऊपर की तरफ तो ब्यूनेंसी फोर्स लग रहा है और बॉटम की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अगर ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारा ब्यूनेंसी फोर्स से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो मतलब ब्यूनेंसी फोर्स ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस लिक्विड सरफेस पे वो फ्लोट करेगा। क्लियर है बात? इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इन केस अगर अपवर्ड फोर्स, जो हमारा ब्यूनेंसी फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो क्या हो? लेस हो, डाउनवर्ड हो, ठीक है, कम हो। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ज़्यादा हो। किससे? अपवर्ड फोर्स से। तो बॉडी क्या करेगी? सिंक हो जाएगी या डूब जाएगी। क्यों? लिक्विड सरफेस पे। सपोज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर डाउनवर्ड फोर्स हमारा ज़्यादा है किस अपवर्ड फोर्स से, तो ये क्या करेगा? इसको अपने तरफ नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये हमारी डूब जाती है, जिसे हम सिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स से भी नाम से जानते। डिपेंड, ये अपथ्रस्ट फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट डिपेंड किन पे करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सब्सटेंस, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और जो भी मैटर उस सरफेस पे फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ले रखा है, ठीक है, एक फिगर से समझाया हुआ। ये जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी हमने यहाँ पे क्या मान रखी है? 2, और डेंसिटी ऑफ मैटर हमने फर्स्ट मान रखी है। तो देखते हैं कैसे हमारा ये डिपेंड करता है। सपोज एग्जांपल के लिए दो चीज़ें ली हमने, एक हमारे पास क्या है? नेल है, और एक हमारे पास कॉर्क है। और इन दोनों से हम समझेंगे कि हमारे पास डेंसिटी कैसे मैटर करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अपथ्रस्ट फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो हमारी कॉर्क है ये, ठीक है, वुडन कॉर्क आप ले लीजिए, ठीक है, वुडन कॉर्क हम मान के चलते हैं ये।
और ये हमारे पास जो बॉटम है वो नेल करके, ठीक है, कील जो होती है हमारी लोहे की, ये। तो आप देख रहे होगे जो हमारा जो वुडन कॉर्क है वो तो हमारी सरफेस पे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, और जो हमारा नेल है वो क्या कर रही है, वो हमारा सिंक कर गई। ये किस वजह से है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है नेल, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, हमारे लिक्विड से ज़्यादा है, और जो हमारा वुडन कॉर्क है उसकी डेंसिटी हमारे लिक्विड से कम है। जो वाटर की जनरली डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg/m³, और जो हमारा अगर सपोज इस नेल की जो है, जो आयरन का नेल है, इसकी जो डेंसिटी है वो 1000 से ज़्यादा है, इस वजह से ये सिंक कर गई है। और जो वुडन कॉर्क है इसकी डेंसिटी हमारी उस लिक्विड सरफेस जो वाटर है उससे क्या है, कम है, इस वजह से ये तैर रही है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि डेंसिटी अगर हमारे लिक्विड सरफेस की किसी भी मैटर का अगर डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी, और कम है तो वो हमारा फ्लोट करेगी। देखिए कैसे, सबसे पहले डेंसिटी एक बार देख लीजिए। डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम को डिनोट करता है, जिसका ऐसा यूनिट हमारा kg/m³ है। एंड ये डिनोटेड किससे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है जिससे हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई कि अगर कोई डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ मैटर से ज़्यादा है तो बॉडी हमारी फ्लोट करती है, जिसमें हमने रबर कॉर्क का एग्जांपल देखा। उसमें हमारा डेंसिटी ऑफ जो हमारा मैटर है वो कम है, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। जहाँ तो हम यहाँ पे एक बात ये भी बता सकते हैं कि कोई जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कंपेरेटिवली क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ब्यूयेंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से वो हमारा बॉडी फ्लोट कर रही है। इसके बाद जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन केस हमारा कम है, जहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बॉडी सिंक कर जाती है, और वहाँ पे हमारा जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो हमारा कम लगता है, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। तो वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या बताता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस ऑन ए अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्या बता रहा है कि अभी हमने बात कही थी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है एक अपवर्ड फोर्स हमारा एक्सपीरियंस करता है किसी भी लिक्विड में, जब वो, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक लिक्विड मान लें, तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स हमारा एक्सपीरियंस करेगा, और ये अपवर्ड फोर्स कितना होगा ये हमें आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से पता लगता है कि जितना इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। सपोज हमारे इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा या जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा या फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, उतना ही ये अपवर्ड फोर्स लगाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है। इसका यूजेस हैं हमारे, इट्स यूज्ड फॉर द डिज़ाइनिंग शिप। जो शिप्स हम देखते हैं उसकी डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, सबमरीन्स में यूज़ होता है, ठीक है। लैक्टोमीटर हमारा डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है। मिल्क की जो प्योरिटी चेक करते हैं वो लैक्टोमीटर हमारा एक मशीन से होता है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं। हाइड्रोमीटर क्या करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, वहाँ भी इसके वर्किंग प्रिंसिपल डिज़ाइन करने के लिए हमारा यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे सपोज जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारा क्या कोई जो हमारा स्टोन है ऐसे ही हवा में एयर में रखा है, तो यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमारा क्या हुआ, ज़्यादा होता है, किस कंपेयर में, हमारे लिक्विड के कंपेयर में। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिक्विड में डाला तो यहाँ पे क्या है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसकी वजह से इसका वेट जो है हमें क्या होता है, कम महसूस होता है, और ये स्ट्रिंग जो है लूज़ होती जाती है। यहाँ तो स्ट्रिंग जो है, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं थ्रेड जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लूज़ होती है क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होता है जिससे हमें इसका वेट कम महसूस होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी? किसी भी दो सब्सटेंसों की डेंसिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर के रेफरेंस पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में देखते हैं। ये चीज़ हमने देखी थी उसमें ब्यूयेंसी फोर्स में भी, जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा था, और इसके कंपेयर में अगर हम वाटर की डेंसिटी देखते हैं तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी से टर्म करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि सपोज हमारा ऊपर भी डेंसिटी है, जब हम इसके kg/m³ और बॉटम में भी हमारा
नीचे साइड में केजी मीटर क्यूब है। जैसे हम इसको अगर दोनों को रखते हैं यूनिट के लिए तो दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो आप लोग ये चीज़ें सॉल्व करेंगे, कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। आई होप आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी को।